हेलो एवरीवन, आई होप आप अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई लिखाई अच्छी चल रही होगी। आज क्लास 9 का फिजिक्स का लेक्चर थर्ड है। लेक्चर थर्ड में जो मेन टॉपिक है वो फोर्स एंड एक्सेलरेशन है। और फोर्स एंड एक्सेलरेशन का जो सब टॉपिक है वो न्यूटन्स सेकेंड लॉ ऑफ मोशन है। तो आज हम लोग डिटेल डिस्कशन करेंगे न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन के बारे में। एंड दिस इज़ ऑल अबाउट मी। आई एम अभिषेक एंड आई हैव डन माई एम टेक फ्रॉम IIT पटना। चलिए आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। सबसे पहले इसका क्या होता है डिफिनेशन, उसको लिखते हैं। द द मैग्नीट्यूड ऑफ द नेट फोर्स acting on a body is proportional to the product of the mass of the body and its acceleration of the mass of the body and its acceleration the direction of the force is the same as that of the acceleration इसका जो इस डिफिनेशन का जो की पॉइंट है उसको देखता हूँ। द मैग्नीट्यूड ऑफ द नेट फोर्स, मैग्नीट्यूड किसका, नेट फोर्स का, एक्टिंग ऑन ए बॉडी इज प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ मास ऑफ द बॉडी एंड इट्स एक्सेलरेशन। और जो नेट फोर्स का जो डायरेक्शन होगा, द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स इज द सेम एज दैट ऑफ द एक्सेलरेशन। आई होप थोड़ा बहुत तो समझ में ज़रूर आया होगा। चलिए इसको एक्सप्लेन करते हैं फिर। तो इसको अगर मैं एक्सप्लेन करूं ताकि थोड़ा सा डीप अंडरस्टैंडिंग हो, तो इसमें मैं क्या लिख सकता हूं, इसमें मैं लिख सकता हूँ एफ जो है, जो अकॉर्डिंग टू डिफिनेशन जो होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम ए का है। इसका मतलब क्या है कि एफ इज इक्वल्स टू के एम ए लिख सकता हूँ। अगर मैं प्रोपोर्शनल को हटाऊंगा तो वहाँ पे प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट होना पड़ेगा, जो के क्या है, कांस्टेंट है कोई। तो यहाँ तक तो आपको समझ में आया होगा। उसके बाद इसका वैल्यू कैसे निकालेंगे, इस के का वैल्यू कैसे निकाला जाएगा, इसके बारे में भी आपको बताएंगे। सबसे पहले इसको एक्सप्लेन करते हैं। इसमें क्या है कि फोर्स एम के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, फोर्स ए के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। तो इसमें क्या है, अगर मैं, तो इसलिए मैं ले लिया हूँ कि दोनों का हो गया ये, अकॉर्डिंग टू डिफिनेशन में ये लिया हूँ। इसको एक्सप्लेन करते हैं। तो इसमें ए में लिखता हूँ इफ़ मास इज कांस्टेंट, मास इज कांस्टेंट, मास इज कांस्टेंट, 5 kg का मास है। अगर इसमें मैं अप्लाई कर रहा हूँ 20 न्यूटन का फोर्स, फिर मैं अप्लाई कर रहा हूँ 10 न्यूटन का फोर्स,
तो इसका जो एक्सेलरेशन मिलने वाला है, कितना एक्सेलरेशन मिलेगा, इसके साथ में जो एक्सेलरेशन मिलने वाला है वो मिलेगा हमको 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसका जो एक्सेलरेशन मिलेगा ये मिलने वाला है हमको 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि फोर्स जो होता है वो इसमें, ये जो फोर्स है, अगर मास मेरा कांस्टेंट है तो फोर्स एक्सेलरेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा। अगर मास कांस्टेंट है, अधिक फोर्स लगाएंगे तो अधिक एक्सेलरेशन मिलेगा। ये बात हो गया आपको क्लियर। उसके बाद क्या है, इफ़ मास इज डिफरेंट, इसका मतलब मास तो अलग ले ही रहे हैं लेकिन यहाँ पे एक्सेलरेशन इज सेम एक्सेलरेशन रख रहा हूँ। इफ़ मास इज डिफरेंट, सेम एक्सेलरेशन। ये लिख रहा हूँ मैं। तो क्या दिक्कत है इसके साथ में, इसके साथ में क्या है, मास 5 kg ले लिया और मास मैं 10 kg ले लिया। तो 5 kg और 10 kg जो मास लिया हूँ इसमें अप्लाई किया मैं सेम 20 न्यूटन, इसमें अप्लाई किया मैं 10 न्यूटन। तो सॉरी इसमें एक्सेलरेशन रखना है क्या, हमको सेम रखना है एक्सेलरेशन, तो इसमें 40 न्यूटन अप्लाई कर रहा हूँ मैं। एक्सेलरेशन सेम रखना है, ये कंडीशन गिवन है। तो इसका कितना एक्सेलरेशन होगा, 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसका एक्सेलरेशन कितना होगा, 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, जो एक्सेलरेशन कांस्टेंट है। यहाँ मैं क्या देख रहा हूँ, यहाँ मैं ये देख रहा हूँ फोर्स एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, जो फोर्स जो होता है मास के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। सेम एक्सेलरेशन अगर हमको प्रोड्यूस करना है, सेम एक्सेलरेशन अगर हमको लेना है तो हमको क्या करना पड़ेगा, फोर्स यहाँ पे क्या आ जाएगा, फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास, ये हो जाएगा। फोर्स जो होता है मास के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। इसका मतलब क्या है, अधिक मास रहेगा तो अधिक फोर्स लगाएंगे। देखिए 10 kg है, सेम एक्सेलरेशन है तो डबल 2 टाइम्स लगाना पड़ा फोर्स। यहाँ पे हमको 2F फोर्स लगा, अगर इसको माने F तो 2F फोर्स लगाया हूँ तो सेम एक्सेलरेशन मिला है हमको यहाँ पे। अगर मास भी डबल हो गया मतलब मास भी अधिक हो जाएगा, तो अधिक फोर्स अधिक मास रहेगा तो फोर्स भी हमको अधिक ही लगाना पड़ेगा सेम एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करने के लिए। आई होप ये आपको अच्छे समझ में आया होगा। उसके बाद हम यहाँ से एक फील लेता हूँ 1 न्यूटन फोर्स का फीलिंग क्या है। शायद आप लोग जो भी लेक्चर देख रहे होंगे फर्स्ट टाइम ये हो सकता है कि इस टाइप का आप फील भी ले रहे होंगे कि 1 न्यूटन फोर्स का फीलिंग क्या है। तो एक स्टार लेके मैं लिखता हूँ फील ऑफ 1 न्यूटन फोर्स। इसका मतलब क्या है कि अगर आप इसका एक सिंपल एग्जांपल के साथ में इसको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। 100 ग्राम का कोई मास है, अपने हाथ में लिए हुए हैं, 100 ग्राम का कोई मास अपने हाथ में लिए हुए हो और आप जो है अपवार्ड फोर्स कुछ अप्लाई कर रहे हो, इसलिए मास आपके हाथ में है। आप जो है अपवार्ड फोर्स, जितना भी आप अपवार्ड फोर्स 100 ग्राम मास को होल्ड करने के लिए अप्लाई कर रहे हो, वही फोर्स 1 न्यूटन का फोर्स होता है, वही 1 न्यूटन का फोर्स होता है। आई होप ये आपको थोड़ा फील आया होगा। उसके बाद देखते हैं कि मीनिंग ऑफ 1 न्यूटन फोर्स क्या है। इसी में मीनिंग ऑफ 1 न्यूटन फोर्स, मीनिंग ऑफ 1 न्यूटन फोर्स, इसका मतलब यह है कि फोर्स दैट produces an acceleration
of 1 meter per second square on an object of mass 1 kg, force that produces, ये कितना फोर्स जो प्रोड्यूस क्या कर रहा है, एक्सेलरेशन, कितना एक्सेलरेशन 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और मास कितना ऑब्जेक्ट का 1 kg, इसी को बोलते हैं कितना फोर्स लग रहा है। इस ये आउटपुट लेने के लिए कितना फोर्स लगाना पड़ रहा है, 1 न्यूटन का फोर्स, ये होता है मीनिंग ऑफ 1 न्यूटन। और फीलिंग ऑफ 1 न्यूटन फोर्स कितना है, 1 न्यूटन फोर्स है, सॉरी, फीलिंग ऑफ 1 न्यूटन फोर्स क्या है, तो फील भी बता दिया, मीनिंग भी बता दिया। उसके बाद हम नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की तरफ आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट क्या है, लीनियर मोमेंटम। लीनियर मोमेंटम, क्योंकि न्यूटन सेकेंड लॉ को फिर हम लीनियर मोमेंटम के टर्म में डिफाइन करेंगे। और इससे पहले हम ये सीखते हैं कि लीनियर मोमेंटम होता क्या है और इसमें इसका जो है यूज़ क्या होता है, इसका एग्जाम्पल क्या क्या है, वो भी देखेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। लीनियर मोमेंटम, इसको मैं P से डिनोट करता हूँ। लीनियर मोमेंटम जो होता है वो मास ऑफ द बॉडी, वेलोसिटी ऑफ द बॉडी, ये लेता हूँ। M फॉर क्या है, मास ऑफ द बॉडी, मास ऑफ द बॉडी। V फॉर क्या है, वेलोसिटी ऑफ द बॉडी, वेलोसिटी ऑफ द बॉडी। इसका डायरेक्शन क्या होता है, फिर ये भी लिख सकता हूँ, इट हैज़ बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, ये दोनों होता है। लेकिन मोमेंटम का डायरेक्शन होता किधर है, जिधर वेलोसिटी का डायरेक्शन होता है। तो मैं कह सकता हूँ कि सेम एज डायरेक्शन ऑफ द वेलोसिटी, आई होप ये बढ़िया सबको समझ में आया होगा। उसके बाद उसके बाद यहाँ तक हो गया डिस्कशन क्या होता है लीनियर मोमेंटम। इसका एग्जाम्पल क्या होता है ना, इसको मैं फील करता हूँ थोड़ा सा। इसका जो लीनियर मोमेंटम होता है तो इसको मैं फील कर सकता हूँ तब जब इसका मैं सेकेंड लॉ ऑफ मोशन का डिफिनेशन लिखता हूँ, कि उससे मतलब अगर मैं लीनियर मोमेंटम, चेंज इन लीनियर मोमेंटम के टर्म में सेकेंड लॉ ऑफ मोशन को लिखूँ तो मैं क्या लिख सकता हूँ। नया टॉपिक है तो इसमें मैं क्या कर रहा हूँ, इसको मैं हेडिंग दे रहा हूँ, सेकेंड लॉ ऑफ मोशन in term of change in momentum, ये मेरा हेडिंग है। तो इसमें इसका क्या डिफिनेशन है वो देखते हैं। इट स्टेट्स that the rate of change of momentum of an object is proportional to the
net force and takes place in the direction in which the net force act, in which the net force act, ये होता है। इसका एक ख़ास बात है, ये जो चेंज इन मोमेंटम के टर्म में जो डिफिनेशन लिखा हुआ है, ये क्या होता है, अगर मेरा मास कांस्टेंट नहीं है वहाँ भी एप्लीकेबल हो जाता है। इट इज़ applicable where mass is not constant. Mass is not constant. इसको मैं फील करता हूँ थोड़ा। लीनियर मोमेंटम एट ए टाइम t1, लीनियर मोमेंटम at time t1 is p1 equals to mv1. at time t2 p2 is equals to mv2, ये लिख दिया। उसके बाद क्या बोला, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम वो क्या हो जाएगा, p2 माइनस p1 अपॉन t2 माइनस t1, ये हो जाएगा। और मैं इसको क्या ले सकता हूँ, m कॉमन ले लूँगा तो v2 माइनस v1 अपॉन t2 माइनस t1, ऐसा ले सकता हूँ। और ये क्या होता है, चेंज इन मोमेंटम जो है, ये जो टर्म है, इसको मैं भी ले सकता हूँ ना, p2 माइनस p1 अपॉन t2 माइनस t1 डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू f। तो क्या हो जाएगा, f इज इक्वल्स टू k p2 माइनस p1 अपॉन t2 माइनस t1। तो यहाँ से वेलोसिटी के टर्म में अगर मैं लिखना चाहूँ इसके टर्म में, तो ये तो ले सकता हूँ इसको मैं, k m v2 माइनस v1 अपॉन t2 माइनस t1, ये भी ले सकता हूँ। जहाँ k क्या है, कांस्टेंट है। और यहाँ भी ले सकता हूँ f इज इक्वल्स टू k m a, वही फॉर्मूला आ गया जो स्टार्ट में मैं देखा था, सेम फॉर्मूला। अब यहाँ से k का वैल्यू निकालते कैसे हैं, तो यहाँ पे कहता है कि 1 न्यूटन को जो हम करते हैं डिफाइन, तो वहाँ से निकलता है k का वैल्यू जो होता है 1 के इक्वल। तो इसके बारे में भी वन न्यूटन इसको जो करते हैं डिफाइन, वो कैसे डिफाइन होता है, इफ़ ए फोर्स एक्टिंग ऑन ए बॉडी ऑफ मास, इफ अ फोर्स एक्टिंग on a body of mass 1 kg produces an acceleration of 1 meter per second square in it. The force is called 1 Newton. The force is called 1 Newton.
ठीक। तो हम मुझे क्या पता है, मुझे ये पता है ना, फोर्स क्या हो गया, 1 न्यूटन हो गया। तो पहले ये लिख लेता हूँ, एफ इज इक्वल टू क्या होता है, के एम ए होता है। मास भी 1 है, ए भी 1 है, एफ भी 1 है। तो हर जगह जब मैं करूँगा पुट, तो 1 × 1, तो के क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो अगर मैं के इसमें कर दूँ पुट इसके अंदर में, तो यहाँ से मेरे को क्या मिलेगा, तो एफ इज इक्वल टू एम मिलेगा। और ये जो इक्वेशन आया ना, इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम क्या बोलते हैं, न्यूटन्स सेकेंड लॉ इन द मैथमेटिकल फॉर्म, यही आप देखते हैं हर जगह। तो यहाँ से और क्या लिख सकता हूँ यहाँ से मैं, तो F जो निकला यहाँ से वो क्या निकला, P2 अपॉन P2 माइनस P1 अपॉन T2 माइनस T1, ये तो निकला। नेट फोर्स ऑन ए बॉडी इज इक्वल टू द चेंज इन इट्स मोमेंटम पर यूनिट टाइम। इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, नेट फोर्स ऑन ए बॉडी इज equals to the change in its momentum per unit time। ये लिख सकता हूँ। और अगर मैं ये भी लिखूँ कि फोर्स क्या होता है, ये सॉरी फोर्स क्या होता है वो तो हो गया, डिफाइन कर चुका हूँ। अगर ये लिखूँगा यूनिट ऑफ फोर्स क्या होता है, यूनिट ऑफ फोर्स, तो इसको मैं क्या लिखता हूँ, न्यूटन लिखता हूँ। और NEWTON न्यूटन ऐसा भी लिखता हूँ। और या और लिख दो, और क्या लिखता हूँ, kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर भी लिखता हूँ। तो ये सब वे है लिखने का। अब क्या करते हैं, इसको फील करने का प्रयास करते हैं। फील क्या, कि न्यूटन का जो सेकेंड लॉ ऑफ मोशन है, जो मोमेंटम के वी हैव रिटन इन टर्म ऑफ मोमेंटम, तो इसको मैं फील करता हूँ। फील क्या है, एक एग्जांपल लेता हूँ। आप सब ने इस एग्जांपल को देखा भी ज़रूर होगा। एग्जांपल क्या ले रहा हूँ, आप सब ने क्रिकेट मैच ज़रूर देखे होंगे, और उसमें जो प्लेयर होता है वो लेता है, जब लेता है कैच। तो मैं एग्जांपल क्या ले सकता हूँ, कैचिंग अ क्रिकेट बॉल। अगर आप कैच करते हैं क्रिकेट बॉल, वहाँ पे आप इस्तेमाल करते हैं न्यूटन का सेकेंड लॉ, तो अधिक फोर्स आपके हाथ पे अधिक फोर्स नहीं लगता है। आप देखते हैं कि जब भी प्लेयर कैच लेता है, कैच लेके हाथ को पीछे खींच लेता है, पीछे खींचने से उसके हाथ में अधिक फोर्स नहीं अप्लाई हो पाया। ये अच्छी चीज़ होती है। जब फोर्स अप्लाई हाथ से, मतलब हाथ में अप्लाई नहीं होगा, इसका मतलब वो हाथ से कैच भी नहीं छूटेगा इन जनरल। चलिए इसको मैं देखता हूँ। बॉल इन मूविंग विद अ स्पीड, कोई भी स्पीड, बॉल इन मूविंग ए स्पीड, जो स्टार्ट का स्पीड था वो हो गया u, लेकिन जैसे वो स्टॉप होता है, व्हेन इट स्टॉप्स, तो उसका जो v होता है वो हो जाता है 0। तो इस दोनों के बीच में एक्सेलरेशन कितना हुआ, तो वो एक तो हो गया कि मैं यहाँ पे लूँगा 2 केस। एक केस लूँगा कि मैं जो बॉल खींचा
हाथ में पीछे खींचा, हल्का समय के लिए खींचा, एक थोड़ा सा लंबे समय के लिए खींचा, तो उसमें देखना है कि किसमें फोर्स हमको अधिक लगा, किसमें फोर्स लगा कम, वो चीज़ को एनालिसिस करना है। इसलिए मैं लूँगा यहाँ 2 केसेस। उससे पहले उसका क्या एक्सेलरेशन है उसको देखता हूँ। एक्सेलरेशन ऑफ द बॉल in this period is केस वन में ले रहा हूँ। अगर एक्सेलरेशन जानते हैं आप होता क्या है, a1 एक्सेलरेशन जहाँ v माइनस यू अपॉन t1 टाइम के लिए, तो आप जानते हैं कि इसको आप करें पुट, तो यहाँ से ये क्या निकल जाएगा, माइनस यू अपॉन t1। फोर्स कितना लगाया, F1 m इंटू A1 होता है, तो सेम मास है ना, जो बॉल है उसको मान लेंगे सेम, तो माइनस एम यू अपॉन T1 हो जाएगा। ये आ गया फोर्स, ये आ गया। केस 2 A2 क्या हो जाएगा, सेम है, v माइनस यू अपॉन T2 हो जाएगा, माइनस यू अपॉन T2 हो जाएगा। तो F2 फोर्स कितना लगा, माइनस एम यू अपॉन T2 हो जाएगा। ये फोर्स तो लगा। अब क्या करता हूँ, इस दोनों फोर्स का हम रेशियो ले रहा हूँ। इस फोर्स का मैं लेता हूँ रेशियो। तो रेशियो क्या ले रहा हूँ, F2 अपॉन F1। जब F2 अपॉन F1 लूँगा तो क्या हो जाएगा, माइनस एम यू अपॉन T2 अपॉन माइनस एम यू अपॉन T1। तो माइनस एम यू अपॉन T2 इंटू T1 अपॉन माइनस एम यू, ये तो कैंसिल आउट हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, T1 अपॉन T2, क्या आ जाएगा। इसका मतलब क्या है, F2 अपॉन F1 इज इक्वल्स टू T1 अपॉन T2, ये आ जाएगा। अगर मैं यहाँ पे ये एज्यूम करूँ, क्या एज्यूम करना है यहाँ पे, कि T1 का वैल्यू अधिक था, T1 का वैल्यू अधिक होगा तो F2 का वैल्यू ज़्यादा हो जाएगा। ये अगर मैं ऐसा केस ले रहा हूँ, T1 इज़ मोर देन T2, तो F2 इज़ मोर देन F1, ऐसा हो जाएगा। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि लंबे समय तक अगर हाथ में रखोगे, गेंद को खींचोगे पीछे, तो आपको फोर्स लगेगा कम। आप हाथ को आप नहीं खींचे, मतलब एट एन इंस्टेंट रोका, तो आपको अधिक फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा। वो यही चीज़ को बता रहा है। आई होप ये आपको बढ़िया समझ में आया होगा। उसके बाद एक इम्पोर्टेंट और छोटा सा कॉन्सेप्ट है। वो छोटा कॉन्सेप्ट क्या है कि न्यूटन्स का फर्स्ट लॉ इज़ एन स्पेशल केस है न्यूटन के सेकेंड लॉ का। ये होता कैसे है, न्यूटन का फर्स्ट लॉ न्यूटन के सेकेंड लॉ का स्पेशल केस हाउ। तो सबसे पहले हेडिंग में लिख लेता हूँ उसको, ताकि आपको नोट डाउन करने में आसानी होगी। न्यूटन फर्स्ट law is only a special case of Newton's second law. ये होता कैसे आप लोग जानते हैं। अकॉर्डिंग टू, ये हेडिंग हो गया, अब करते हैं डिस्कशन। आप लोग जानते हैं अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स सेकेंड लॉ, इसके अकॉर्डिंग क्या है, F इज इक्वल्स टू ma, ये होता है। ये आपको पता है। आप यहाँ से
आप क्या कर रहे हैं कि अगर F को ले लें 0, फोर्स को ले लें 0, तो क्या होगा, इफ़ फोर्स इज 0 तो एक्सेलरेशन भी 0 हो जाएगा, एक्सेलरेशन भी 0 हो जाएगा। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है, ये जो इस तरह का जो कंडीशन बना, इसका मतलब ये है नो अनबैलेंस, no unbalance force is applied on an object, no unbalance force is applied on an object। ये हो गया। इसका मतलब फिर क्या है, नो अनबैलेंस फोर्स है, तो ये कौन सा कंक्लूजन दे पा रहा है हमको, ये हमको ये दे पा रहा है कि इफ इट इज इन रेस्ट इट रिमेन्स इन द रेस्ट, इफ इट इज इन रेस्ट इट रिमेन्स इन रेस्ट। ये हो रहा है। बी में देख रहा हूँ कि इफ इट इज इन मूविंग, इफ इट इज moving it will continue to move constant velocity, यही तो है भाई। ये जो मैं इसका जो मेन कंक्लूजन जो मैं लिखा हूँ, ये कंक्लूजन क्या है, यही कंक्लूजन तो है न्यूटन्स का फर्स्ट लॉ, न्यूटन्स का फर्स्ट लॉ, यही तो है, यही तो ये बोल रहा है। इसका मतलब क्या, अगर आप F को कर देते 0, एक्सेलरेशन 0 हो जाएगा, एक्सेलरेशन 0 हो जाएगा तो अनबैलेंस, कोई अनबैलेंस फोर्स नहीं होगा, उसके उस ऑब्जेक्ट के ऊपर कोई अनबैलेंस फोर्स अप्लाई नहीं हो रही है। जब उस ऑब्जेक्ट के ऊपर कोई अनबैलेंस फोर्स अप्लाई नहीं हो रहा है, इसका मतलब अगर वो रेस्ट में रहेगा तो हमेशा रेस्ट में रहेगा, अगर वो मोशन में रहेगा तो वो हमेशा कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करेगा। यही तो न्यूटन्स का फर्स्ट लॉ है। आई होप ये आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आप मेरे आज का इतना ही, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और अपना फाउंडेशन को मजबूत कर सकते हैं। आई होप आज जितना मैं एक्सप्लेन किया हूँ आपको अच्छे से समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच। जय हिंद।